आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आप अपने से थोड़ा दूर मूव करें। ऑल द फोर्सेज ऑब्जर्व इन नेचर सच एच मस्कुलर फोर्स टेंस, उसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है जी m1 m2 बाई तो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा डिपेंड करेगा कि दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में मीडियम। ये फोर्स लगते क्यों है? सिंपल सा रीजन, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन। को पता है कि जो न्यूक्लियस है हमारा उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है प्रोटॉन प्रोटॉन में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है जो कि कॉमन है उनके बीच में। तो कैसे पता करते हैं? वो टेंजेंट ड्रॉ करके, सिंपल से। और इसको आप कुछ आयरन के पीसेस चिपकाते हैं तो क्या होता है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला एकेडमी। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो पहले तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हु वाज न्यूटन। तो न्यूटन एक फिजिसिस्ट थे, वो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमको 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो जो हमारा फोर्स होता है इसको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जो होता है हमारा दैट इज़ पुश एंड अनदर इज़ पुल। तो पहला जो हम समझते हैं वो होता है पुश। तो पुश क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसको आप क्या कर रहे हो, मूव कराने के लिए पुश कर रहे हैं, मतलब आप इसको फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है। तो ये जो नेचर होगा फोर्स का इसको हम बोलते हैं पुश। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आप अपने से थोड़ा दूर मूव करेंगे। जो दूसरे टाइप का फोर्स होता है हमारा दैट इज़ द पुल। तो इसमें क्या होता है, जो कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको आप फोर्स लगा के आपकी तरफ पुल करते हैं लगातार। अगर आपकी तरफ पुल कर रहे हैं तो मतलब किसी चीज़ को आप आपकी तरफ खींच रहे हैं, तो वो हमारा नेचर कौन सा होगा, पुल का। तो कोई भी जो फोर्स होता है यूनिवर्स में वो तो ऑब्जेक्ट को या तो पुल करता है या फिर पुश करता है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए ना इसके बाद में कि अगर मान लीजिए कहीं पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की वजह से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो आप देखेंगे फोर्स कैन मूव द ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स होता है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे आइस हॉकी का आपने गेम देखा होगा। तो उसमें ये जो प्लेयर होता है जब इसको हिट करेगा ऑब्जेक्ट को तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि ये इससे क्या करने वाला है, इसके ऊपर फोर्स लगाना वाला है। ऐसे ही आप देखेंगे ए फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि वॉलीबॉल का गेम देखा होगा, फुटबॉल का देखा होगा, जब भी आपके पास बॉल आ रही है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा साइकिलिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं और हमारी स्पीड जो होती है साइकिल की उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, लगातार फोर्स लगा रहे हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी मूव कर रहा हो, है ना, और उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स। ऐसे ही मान लीजिए कभी आप देखेंगे कॉलिजन्स वगैरह होते हैं कारस ट्रक्स वगैरह की रोड पे, तो वहाँ पे क्या होता है जब रोड एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी कभी कॉलिजन होता है तो वहाँ पे आपने देखा हो जो ऑब्जेक्ट होते हैं या कार या ट्रक होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर दोनों क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं ड्यूरिंग द कॉलिजन। तो यहाँ से हमको समझ में आना चाहिए बिकॉज ऑफ फोर्स यू कैन चेंज द वेलोसिटी, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ शेप। फंडामेंटल फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस ऑब्जर्व्ड इन नेचर सच एच मस्कुलर फोर्स, टेंशन, रिएक्शन, फ्रिक्शन, इलास्टिक, वेट, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर एक्सेट्रा कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग 4 इंटरेक्शन। तो फॉलोइंग 4 इंटरेक्शन से मतलब मेरा कि जो यूनिवर्स में जितने भी फोर्स हैं, हम जितने भी फोर्स अप्लाई करते हैं उनको हम बेसिकली 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, और इन्हीं फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं। तो हम देखते हैं ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली वाली कैटेगरी से, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जब भी कभी कोई 2 ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे हों तो ये क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो फोर्स कौन सा होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसे तो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जो इसका फॉर्मूला होता है हाल फिलहाल में लिख देता हूँ, ये m1 ये m2। तो जो इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है, एक फंडामेंटल फोर्स है। ऐसे आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है कि ये एक बड़ा वीक फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल होता है वो क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है इन नेचर। ये जो होता है हमेशा लॉन्ग रेंज होता है, मतलब मान लीजिए कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं जो बहुत डिस्टेंस पे भी हों, जैसे मान लीजिए सन है और यहाँ नेपच्यून है, तो उस केस में भी क्या होगा ना, सन है वो नेपच्यून के ऊपर फोर्स लगा सकता है इवन दो डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज। फिर भी क्या होगा, नेपच्यून और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसकी रेंज काफ़ी लॉन्ग होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कभी इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा
कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं, जो दो मास हैं, उनके बीच में मीडियम कौन सा है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। पहला है हमारा ग्रेविटेशन और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं? फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन द अदर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अभी हम देखते हैं क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वहीं आपने ग्रेविटेशन फोर्स देखा था, वो हमेशा क्या था? अट्रैक्टिव। दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। दीज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। जो ग्रेविटेशन फोर्स था इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, लेकिन वहीं आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा डिपेंड करेगा कि दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में मीडियम कौन सा है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो जितने भी हमारे फोर्स हैं रियल लाइफ में वो सबके सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे कि हम इसमें आगे देखेंगे कि टेंशन फोर्स जो रोप के ऊपर लगता है तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। जो फ्रिक्शन के कारण फोर्स लगता है वो भी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मस्कुलर फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जैसे जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पे जो फोर्स होता है वो भी कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स लगते क्यों हैं? सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी देखें ना तो हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि हमारा चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, और दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मान लीजिए आपके पास दो मैग्नेट हैं या कोई मटेरियल है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो तीसरा कैटेगरी आता है फोर्स का, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये फोर्स कैसा है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो कहाँ होना चाहिए? इनसाइड द न्यूक्लियस। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इट कीप न्यूक्लियंस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस इन स्पाइट ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन। अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है हमारा उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? प्रोटॉन में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे कि हम 12th क्लास में पढ़ेंगे वैसे इसके बारे में कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट इज़ F = KQ1 Q2/r²। अब आपको पता है यहाँ पे दो प्रोटॉन है तो मैं बोल सकता हूँ KE²/r²। और r जितना छोटा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा लार्ज होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस होता है कितना छोटा सा न्यूक्लियस होता है ना, लेकिन जब आप देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। अब इसी रिपल्सन की वजह से क्या होता है? कभी मान लीजिए कि बहुत सारे प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे हम देखते हैं रेडियो एक्टिविटी, है ना, कि कैसे जो पार्टिकल होता है वो लगातार रेडिएशन को इमिट कर रहा है। या फिर हम देखते हैं फिजन, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूज़न। और ये सब किसका रिजल्ट होता है? बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो वो न्यूक्लियर फोर्स इतना ज़्यादा हो गया कि जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन को सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। तो उसने क्या किया? कुछ प्रोटॉन कुछ न्यूट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? उसका फ्यूजन हो सकता है, या हो सकता है रेज इमिट कर रहा हो तो रेडियो एक्टिविटी हो सकती है। अब होता क्या है? ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसका जो रेंज होता है ये बहुत छोटा होता है। मतलब कि ये जो फोर्स होता है सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लग सकता है। आप सोचेंगे न्यूक्लियस के बाहर लगेगा तो वो नहीं लगता। ये सिर्फ किसके बीच में लगता है? न्यूक्लियंस के बीच में। तो हमेशा कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर। सो इट्स वेरी स्मॉल रेंज फोर्स। अब जो चौथा कैटेगरी आता है फोर्स का हमारा, दैट इज़ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये फोर्स क्या होता है? इट एक्ट बिटवीन एनी टू एलिमेंट्री पार्टिकल। अंडर इट्स एक्शन ए न्यूट्रॉन कैन चेंज इनटू ए प्रोटॉन इमिटिंग ए इलेक्ट्रॉन एंड ए पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ वेरी स्मॉल, इन फैक्ट मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ प्रोटॉन और ए न्यूट्रॉन। अब देखिए जो फोर्स होते हैं ना इसको हम मेनली दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है हमारा फील्ड फोर्स और दूसरा होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फील्ड फोर्स होता है उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। तो पहले हम समझते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है ना, जैसे इसके नाम से समझ में आता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा? जो दो सरफेस होंगी या ऑब्जेक्ट होंगे वो आपस में क्या रहेंगे? कॉन्टैक्ट में रहेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? एक फोर्स जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि जो पहला एग्जाम्पल है हमारा दैट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने, अब क्या किया हमने? इसको हमने ग्राउंड के ऊपर रखा, तो ये जो होगा ग्राउंड के ऊपर लगाएगा mg, है ना। अभी हम पढ़ेंगे इसको फ्री बॉडी डायग्राम में वैसे तो क्या होगा? जो ग्राउंड होगा इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है इट इज़ काइंड ऑफ पुश फोर्स। तो इसका नेचर हमेशा कैसा होगा? पुश।
अब आपके मन में आ सकता है कि सर कभी नॉर्मल पुल नहीं हो सकता है? नहीं, नॉर्मल कभी पुल नहीं होगा। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज ए पुश फोर्स। फिर आप देखेंगे जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, इट इज़ ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो जो आपकी कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके हमेशा क्या होगा, ये फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई होगा। तो जब भी कभी आपको नॉर्मल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाना हो तो आप क्या करो, बस एक सरफेस फाइंड कर लो, है ना, जो कि कॉमन है उनके बीच में। तो कैसे पता करते हैं वो, हम टेंजेंट ड्रॉ करके, सिंपल सा है, और उसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। तो उसके अलोंग क्या लगने वाला है, हमारा नॉर्मल रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट आपका, तो यहाँ पे W लग रहा है। अब नॉर्मल कैसा लगना चाहिए, जो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर। ऐसे ही जो हमारा अगला फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी में, वो होता है टेंशन। जो टेंशन फोर्स होता है इसके बारे में आपको ये बात याद रखना है कि इट इज़ अ पुल नेचर, है ना। तो जब भी ये फोर्स लगेगा तो कैसा होता है, पुल। तो जो हमारा टेंशन फोर्स होता है इट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और आप देखेंगे ये हमेशा पुल नेचर का ही रहेगा। जब भी कभी रोप होती है ना, तो अगर इसमें हम टेंशन लगा रहे हैं तो रोप हमेशा कैसी होनी चाहिए, हमारी टाइट। इसकी हम कुछ कंडीशन भी मान लेते हैं रोप की, कि ये आइडियल स्ट्रिंग होती है हमारी। आइडियल की केस में क्या होता है, इनएक्सटेंसिबल, कि इसका कोई लेंथ चेंज नहीं होगा, ये हम मान के चलेंगे। और जब भी कभी रोप स्लेक होगी तो उस केस में उसमें कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो क्योंकि आपको पता है कि जो नेचर टेंशन का वो पुल है, तो इसलिए ये रोप को हमेशा कैसे करके रखेगा, टाइट, है ना। अगर रोप स्लेक हो गई तो कभी भी इसमें टेंशन नहीं लगने वाला है। तो जो अगला फोर्स होता है हमारा, इट इज़ अ फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है हमारा, जब भी कभी कोई दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हों, तो वहाँ पे उसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव ना करें, बट इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव। कैसे, मान लीजिए कि ये पर्सन है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, बदले में क्या लगेगा, यहाँ से पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब मान लीजिए कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लग सकता है मैक्सिमम 50 न्यूटन, मैक्स टू मैक्स, है ना, और आपने लगाया मान लीजिए ओनली 10 न्यूटन फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, बट इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव। जैसे जैसे आप ये फोर्स बढ़ाते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, इट इज़ ऑलवेज एक्ट अलोंग कॉन्टैक्ट सरफेस। तो जो हमारी कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगी उसी के पैरेलल ये फोर्स अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कहाँ लगने वाला है, पीछे की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। इट इज़ ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो भी आपका रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसके कहाँ मूव करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट या दो पार्टिकल हैं, उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट सरफेस टू सरफेस नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा ग्रेविटी, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो आपको पता है वो कहाँ जाएगा, नीचे ग्राउंड की तरफ। अब आपने देखा वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट तो है नहीं, या कोई इसको पकड़ के ला रहा हो, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेविटी होती है, जो कि इनविजिबल है, जो हमको दिख नहीं रही है, वो उसको ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, नीचे की तरफ पुल कर रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके पास मैग्नेट है और उसके ऊपर आप कुछ आयरन के पीसेस चिपकाते हैं, तो क्या होता है, आयरन के पीसेस दूर है और यहाँ पे मैग्नेट है, तो ये क्या होगा, इसकी तरफ ऑटोमेटिक पुल हो जाएंगे। किस वजह से पुल होंगे, बिकॉज देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो बलून्स वगैरह होते हैं, अगर आप उसको आपके सिर से रब करें, है ना, और उसके ऊपर कुछ कागज़ के पीस लेंगे, तो वो उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन लिखी, इसको आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये जो पोर्शन था इस वीडियो का पहला पार्ट था। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम हाउ टू ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो हम देखने वाले हैं। A few moments later.